अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक पे थे एंड 11 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए थे। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अ समरी ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ अब्दुल हादी स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2008 इज गिवन बिलो। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स दी गई हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है 31 दिसंबर 2008 की, एंड रिक्वायर्ड जो है वो थोड़ी चेंज है। सबसे पहले कहा गया कि प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ ही प्रीपेड बैलेंस शीट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हम बनाते हैं, लेकिन साथ बैलेंस शीट दे दी जाए, ये एक नई बात है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हेडिंग डालेंगे आप पूरी। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकम के लिए कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम इनकम साइड देखेंगे। इनकम साइड में सबसे पहले यहाँ पर एक कलेक्शन फ्रॉम मैचेस 12,37,500। ठीक है, तो ये एक इनकम है। आप यहाँ पे पूरी अमाउंट लिख देंगे 12,37,500। 12,37,500 ये कलेक्शन फॉर मैचेस की, मतलब कुछ इनकम वगैरह आई है, मैच वगैरह हुए हैं इनके क्लब में, उसकी इनकम आई है 12,37,500 की, जो कि हमने इनकम साइड पे रिकॉर्ड कर दी। इसके बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 2,36,250 रुपीज़। ये भी एक इनकम है और यहाँ पे लिख दी, यहाँ पे इनकम साइड पे रिकॉर्ड कर दी जाएगी 2,36,250 रुपीज़। अब अगर देखा जाए तो इनकम साइड हो गई है हमारी कंप्लीट, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें कोई इनकम नहीं दी गई है। यहाँ पे इक्विपमेंट की जो है वो एक ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है 3,75,000 की, डेप्रिसिएशन कहा गया है, प्रीपेड रेंट है, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस है। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई इनकम नहीं है। रिसिप्ट साइड पे सीधी 2 इनकम थी, कलेक्शन थी एंड प्रॉफिट वगैरह दिया गया था रिफ्रेशमेंट पर। सो इनकम साइड हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंडिचर साइड पे। एक्सपेंडिचर साइड पे सबसे पहले है स्टेडियम रेंट 2,25,000 का, लेकिन यहाँ पे प्रीपेड रेंट भी है 45,000 का। यहाँ पे स्टेडियम नहीं है लेकिन रेंट तो है, तो ये इसी रेंट को मतलब बोला गया है। तो स्टेडियम रेंट 2,25,000 का था, प्रीपेड जो था वो 45,000 था। एक्सपेंस से प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, सो यहाँ पे स्टेडियम रेंट जब आप लिखेंगे तो 2,25,000 को 45,000 से माइनस कर देंगे। टोटल स्टेडियम रेंट आपके पास आएगा 1,80,000, जो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। परचेस ऑफ कंप्यूटर जो है वो फिक्स एसेट है, इसलिए हमने एक्सपेंडिचर साइड पे इसको रिकॉर्ड नहीं किया। स्टेडियम रेंट रिकॉर्ड कर दिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी थे 48,750 रुपीज़, एंड यहाँ पे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस भी थी 24,750 रुपीज़, जो कि ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब है पेबल, मतलब ये एक्सपेंस, मतलब ये चार्जेस थी ना, मतलब प्रिंट जो है वो हो चुका है, स्टेशनरी वगैरह ले चुके हैं, लेकिन उसके पैसे बस अदा नहीं करे। सो अगले साल जाके अदा करेंगे, तो हम इसको ऐड करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 48,750 रुपीज़ में हम ऐड कर देंगे 24,750 रुपीज़। टोटल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की जो अमाउंट होगी वो 73,500 हो जाएगी, एंड ये है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की कॉस्ट, जो पूरा जो एक्सपेंस हुआ है इनका। इसके बाद है सेक्रेटरी एक्सपेंसेस 1,08,000। इसका यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं है, जस्ट 1,08,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। इस सेक्रेटरी एक्सपेंसेस 1,08,000। इसके बाद है इक्विपमेंट रिपेयर, इक्विपमेंट वगैरह रिपेयर करवाया 3,45,000। 3,45,000 34,500। ठीक है, ये 34,500 है। यहाँ पे इक्विपमेंट रिपेयर के नाम से 34,500 रिकॉर्ड कर दी जाएगी। फिर है ग्राउंड मैन वेजेस 3,90,000 की, ये भी एज इट इज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी जाएंगी। ग्राउंड मैन वेजेस 3,90,000। इसके बाद है मिसलेनियस एक्सपेंस 49,500 का, ये भी एज इट इज़ यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा 49,500 का। अब देखा जाए तो पेमेंट साइड से हमने सारे एक्सपेंडिचर पिक कर ली हैं। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 1 जनवरी 2008 इक्विपमेंट या कंप्यूटर, ठीक है, और का मतलब ये या है, और इक्विपमेंट कह लें या कंप्यूटर कह लें, कुछ भी कह लें। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट ₹3,75,000। ये इन्वेंट्री देने का क्या मकसद है, इसका हमें क्या करना है। देखिए, उन्होंने कहा है कि परचेस ऑफ कंप्यूटर कितना का था 93,750 रुपीज़, लेकिन इनके पास ये इस साल खरीदा गया परचेस ऑफ कंप्यूटर है। देखिए, ये जो डेटा दिया गया 31 दिसंबर 2008 का है, मतलब 2008 के जो दौरान जो भी चीज़ें खरीदी हैं, जो भी रिसिप्ट हुई है, जो भी पेमेंट्स हुई है, वो ये सब है। लेकिन ये 1 जनवरी 2008 का मतलब क्या है कि पिछले साल का इक्विपमेंट है, मतलब इन्होंने 2007 में खरीदा होगा।
तो भाई 2007 में कोई इक्विपमेंट वगैरह खरीदा था जो कि इस साल वो लेकर आए हैं, वो 3,75,000 का है। इस साल में इन्होंने एक न्यू कंप्यूटर खरीदा है जो कि 93,750 रुपीज़ है। अब इन दोनों का करना क्या है, क्योंकि आगे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है कि डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट और कंप्यूटर इज चार्ज 20% पर एनम। इक्विपमेंट हो या कंप्यूटर हो, उस पर डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो 20% पर एनम होता है। सो ये डेप्रिसिएशन जो है वो किस कॉस्ट का लेना है। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट हमें अमाउंट बता दी जाती कि भाई डेप्रिसिएशन जो इक्विपमेंट का है वो ये है, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हम फ़ौरन से डेप्रिसिएशन उठाते और हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड पे रिकॉर्ड कर देते। लेकिन थोड़ी कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे भी कंप्यूटर दिया गया है, यहाँ पे इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री दी गई है। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इस तरीके से चार्ज होगा, हमें यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी। सबसे पहले तो हम टोटल कॉस्ट पता लगाएंगे कि जो कंप्यूटर या इक्विपमेंट है उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, ठीक है। सो आपने लिखा है इक्विपमेंट और कंप्यूटर। देखिए इक्विपमेंट और कंप्यूटर मैंने इसलिए लिख दिया है कि इक्विपमेंट हो कंप्यूटर हो उसको एक ही नाम कंसिडर किया जाता है, ठीक है। या आप इसको कंप्यूटर कह लें या इसको इक्विपमेंट कह लें। सो हमने लिखा इक्विपमेंट और कंप्यूटर 1 जनवरी 2008 3,75,000, ठीक है। कंप्यूटर की जो कॉस्ट थी, ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी वो 3,75,000 थी। ऐड कर देंगे परचेस ऑफ कंप्यूटर या और कंप्यूटर हो परचेस ऑफ कंप्यूटर और इक्विपमेंट जो इस साल हमने खरीदा वो था 93,750 रुपीज़। ये हमने 93,750 रुपीज़ ऐड कर दिए। 3,75,000 में हम ऐड कर देंगे 93,750 रुपीज़ टोटल अमाउंट और कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। अमाउंट कह लें या कॉस्ट कह लें, कंप्यूटर की जो कॉस्ट हो गई टोटल वो हो गई है 4,68,750 रुपीज़, ठीक है। अब ये टोटल कॉस्ट है कि इनके पास जो इक्विपमेंट है ना उसकी टोटल कॉस्ट ये है कि इनके पास पहले भी एक इक्विपमेंट पड़ा हुआ था, इन्होंने और परचेज किया, तो अब इनके पास जो इक्विपमेंट है उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो है 4,68,750 रुपीज़। इसकी टोटल कॉस्ट हो गई 4,68,750 रुपीज़। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ कंप्यूटर और इक्विपमेंट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि एक कॉस्ट होती है उसका परसेंटेज ले लेते हैं, वो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहलाता है। लेकिन कभी इस तरीके से फिक्स एसेट हो कि हमने इस साल और परचेज भी किया हो, हमारे पास उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री भी हो, सो फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। सो हमने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर मल्टीप्लाई बाय 20%। मतलब जो टोटल कॉस्ट है ना कंप्यूटर की, अब उसका 20% लेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रहा था वो 20% पर एनम होता है। मतलब हर साल जो वो 20% जो है वो यूज हो सकता है, मतलब हो जाता है, ठीक है। सो आपने टोटल कॉस्ट सबसे पहले कैलकुलेट करी, अब टोटल कॉस्ट का 20% लेंगे, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कहलाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्वल टू 4,68,750 रुपीज़ जो थी वो टोटल कॉस्ट थी, इसका आप 20% लेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 93,750 रुपीज़, ठीक है। मतलब ये वो कॉस्ट आई है जो परचेज ऑफ कंप्यूटर की, लेकिन इससे कोई मतलब ये नहीं है कि ये और ये जो है ना वो हमेशा सेम आना चाहिए। ये एक इत्तेफाक है कि सेम आ गया है, लेकिन या आप ये नहीं समझिएगा कि जो परचेज ऑफ कंप्यूटर की अमाउंट होगी वो ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की आनी चाहिए जब इस तरीके की जो है वो मतलब केस दिया जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बस एक इत्तेफाक है कि जो हमने परचेज किया था कंप्यूटर वो जो अमाउंट थी वो इक्वल आई है जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने कैलकुलेट करा, तो ये सिर्फ इत्तेफाक है, ये हमेशा नहीं हो सकता, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अब हमने कैलकुलेट करा 93,750 रुपीज़ का, और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखेंगे, कंप्यूटर लिख दें या आप वो इक्विपमेंट लिख दें, आप लोगों की मर्जी है। और यहाँ पे भी एक छोटी सी कैलकुलेशन करके दिखा दी कि टोटल कॉस्ट जो थी वो 4,68,750 रुपीज़ थी, हमने उसका 20% लिया, तो कंप्यूटर का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो 20% चार्ज होता है वो आया 93,750 रुपीज़। अब हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये डेप्रिसिएशन लास्ट था। प्रीपेड रेंट हम लेस कर चुके हैं, आफ्टर स्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस 24,750 रुपीज़ थी, ये भी हम ऐड कर चुके हैं। अब हमारे एक्सपेंसेस हो गए क्लियर। अब हम क्या करेंगे टोटल, तो टोटल अगर आप करेंगे तो इनकम साइड जो है वो आपकी ज़्यादा आएगी एंड एक्सपेंडिचर साइड जो है वो आपकी कम आएगी, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, इनकम साइड का जो टोटल होगा उसको आप यहाँ पे शो कर देंगे और आप इसको यहाँ पे भी शो कर देंगे, मतलब आप उसको दोनों जगह रिकॉर्ड कर देंगे। जब भी इनकम साइड हमारी ज़्यादा होती है हम उसको दोनों साइड पे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो जब इनकम साइड का आप टोटल करेंगे आपके पास आएगा 14,73,750 रुपीज़, जो आपने यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर दिया, आपने यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर दिया।
अब एक्सपेंडिचर साइड का जितना भी टोटल आएगा आप उसको क्या करेंगे, आप इनकम साइड के टोटल को माइनस कर देंगे। चलिए मैं आपको जो है वो टोटल करके जो है वो मैं दिखा देती हूँ। देखें, सबसे पहले इनकम साइड पे जो था वो 12,37,500 एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट पे था 2,36,250 रुपीज़। सो टोटल इनकम जो आ रही थी, मतलब इनकम साइड का जो टोटल आ रहा था वो आ रहा था 14,73,750 रुपीज़। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम एक्सपेंडिचर साइड को टोटल करते हैं। एक्सपेंडिचर साइड पे सबसे पहले स्टेडियम रेंट जो था वो 1,80,000 का था, साथ में इसको फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो टोटल था वो 73,500 था। इसके बाद आ जाते हैं सेक्रेटरी एक्सपेंसेस पे जो कि 1,08,000 की थी। इसके बाद आ जाते हैं इक्विपमेंट रिपेयर पे जो कि 34,500। फिर आ जाते हैं ग्राउंड मैन वेजेस पे 3,90,000 एंड मिसलेनियस एक्सपेंस जो था वो 49,500 एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो चार्ज हुआ था वो 93,750 रुपीज़। कि टोटल एक्सपेंडिचर साइड आपकी कितनी आ गई है, 9,29,250 रुपीज़। तो बिल्कुल मतलब पता चल रहा है कि इनकम साइड का टोटल जो है वो तो ज़्यादा है यार, ये तो 9 लाख को जा रहा है और यहाँ पे जो इनकम थी वो 14 लाख समथिंग थी। ठीक है ना, 14,73,750 रुपीज़ था, लेकिन ये तो 9,29,250 रुपीज़ जो वो एक्सपेंडिचर साइड आ रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर साइड की कम हुई। तो इनकम साइड को हम दोनों जगह रिकॉर्ड कर देंगे, इनकम साइड के टोटल को। इनकम साइड का टोटल था 14,73,750 रुपीज़, इसको हमने एक्सपेंडिचर साइड पे भी रिकॉर्ड कर दिया। अब एक्सपेंडिचर साइड पे जो टोटल था वो था 9,29,250 रुपीज़, इसको हम क्या करेंगे, इनकम साइड के टोटल से माइनस कर देंगे। 14,73,750 रुपीज़। सो हमारा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 5,44,500। और ये डिफरेंस, इस कमी की मतलब इस अमाउंट की कहाँ ज़रूरत है, इस अमाउंट की ज़रूरत है भाई एक्सपेंडिचर साइड पे, क्योंकि एक्सपेंडिचर साइड पर कमी है। इनकम साइड हमारी ज़्यादा हो रही है, एक्सपेंडिचर साइड जो हमारी कम हो रही है, और जो कमी हो रही है वो 5,44,500 की है। ये 5,44,500 हम एक्सपेंडिचर साइड पर लिख देंगे, किस नाम से, सरप्लस के नाम से। अब जाके हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो गया है। ये कैलकुलेशन जो है वो आप लाजमी शो करिएगा। ठीक है, कंप्यूटेशन जो है वो हमेशा शो करनी होती है, क्योंकि इस तरीके की सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर आप इस तरीके से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। यहाँ पे तो इतनी कैलकुलेशन की बस स्पेस होती, इतनी सारी कैलकुलेशन का तो यहाँ पे नहीं जगह बन पाएगी, तो इसलिए आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखा देगा, इस तरीके से कंप्यूटेशन शो कर देगा। यहाँ पे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही हमारी जो रिक्वायर्ड नहीं थी, आगे प्रीपेड बैलेंस शीट का भी कहा गया था। सो हम प्रीपेड बैलेंस शीट की हेडिंग डाली। आप यहाँ पे पूरी कंपनी वगैरह का, मतलब कंपनी सॉरी, ये जो भी क्लब वगैरह, अब्दुल हादी स्पोर्ट्स क्लब, इन सब का आप नाम डालिएगा, बैलेंस शीट लिखिएगा। बैलेंस शीट हमेशा एंडेड ईयर या एंडेड मंथ की डलती है, जैसे फॉर द मंथ एंडेड 31 दिसंबर 2008 वगैरह, ये सब हेडिंग डालिएगा। ये एसेट साइड, ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड। एसेट साइड पे सबसे पहले हम करंट एसेट लिखेंगे। करंट एसेट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस दिया गया 1 जनवरी 2008 का, लेकिन हमें बैलेंस कौन सा चाहिए होता है, हमें बैलेंस तो भाई एंडेड चाहिए होता है। बैलेंस शीट जो बन रही है वो 31 दिसंबर 2008 की बन रही है, तो सारे बैलेंसेस कौन से चाहिए, 31 दिसंबर 2008 का। बस ऑनर सिक्योरिटी में एक्यूमुलेटेड फंड यहाँ पे ओपनिंग आता है, बाकी सब जो है वो एंडेड आता है। यहाँ पे जितने भी मतलब एंडेड है, मतलब अब कितना कैश है वो सब हम ये लिखेंगे। तो यहाँ पर जो बैलेंस दिया गया है कैश का, देखिए यहाँ पे कैश नहीं दिया गया है लेकिन बैलेंस कहा गया है, तो मैंने बताया था कि जो बैलेंस दिया गया होता है वो कैश होता है, और यहाँ पे 1,35,000 है, और हमें चाहिए क्लोजिंग कैश। क्लोजिंग कैश कैलकुलेट करना होगा, वो हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट में। सो कैलकुलेशन क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस की। जब भी आपके पास क्लोजिंग कैश नहीं हो, आप किस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे, उसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि कैश क्लोजिंग बैलेंस इक्वल टू रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स। जितनी भी यहाँ पे रिसिप्ट साइड है और जितनी भी यहाँ पे पेमेंट्स हैं, ठीक है ना, उन सब को आपस में आप माइनस कर देंगे, आपके पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। आपने सारी रिसिप्ट साइड को टोटल किया, रिसिप्ट साइड आपके पास है 16,08,750 रुपीज़।
फिर आपने पेमेंट साइड को टोटल किया, पेमेंट साइड आपकी आई 9,49,500, ठीक है। आपने इन दोनों टोटल को आपस में माइनस किया, कैश क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ गया 6,59,250 रुपीज़, ठीक है। जब भी आपके पास क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं हो तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और फिर आप उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे कैश क्लोजिंग बैलेंस 6,59,250 रुपीज़ यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर दिए। इसके बाद अब देखेंगे हम, और हमारे पास करंट एसेट तो नहीं है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो इनकम थी और यहाँ पे एसेट्स थे, यहाँ पे वो एसेट्स बोलूँ, यहाँ पे एसेट जो फिक्स एसेट था लेकिन करंट एसेट नहीं था। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे, यहाँ पे कोई करंट एसेट तो नहीं है। सो यहाँ पर अगर देखा जाए करंट एसेट है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड जो है वो हमारा करंट एसेट होता है 45,000 का है यहाँ पर, से यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा प्रीपेड रेंट 45,000। अब हमारे पास करंट एसेट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, हम टोटल कर देंगे 6,59,250 रुपीज़, इसमें ऐड कर दी 45,000, टोटल करंट एसेट्स हो गए 7,04,250 रुपीज़। अब हम हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा फिक्स एसेट्स की, यहाँ पे आपने हेडिंग डाली फिक्स एसेट्स की, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा करंट एसेट्स की। फिक्स एसेट्स में अगर देखा जाए सो हमारे पास कंप्यूटर था, लेकिन ये परचेस ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, 93,750 रुपीज़ का। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री में भी इक्विपमेंट पड़ा हुआ था 3,75,000 का। तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड के लिए जो हमने एक छोटी सी कंप्यूटेशन यहाँ पे शो करी थी, तो टोटल कॉस्ट क्या थी इक्विपमेंट की 4,68,750 रुपीज़। तो इतना ही यहाँ पे इक्विपमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। कंप्यूटर की आपने क्या अमाउंट लिखी 4,68,750 रुपीज़। बैलेंस शीट में हम हर किसी के क्लोजिंग बैलेंस दिखाते हैं, उसकी एंडेड वैल्यू बताते हैं। तो भाई यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी वो 3,75,000 थी, हमने परचेज किया। अब टोटल उसकी कॉस्ट क्या होगी 4,68,750 रुपीज़, जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। लेस करेंगे अलाउंस। अलाउंस जो था, अलाउंस का मतलब एक्यूमुलेटेड जो मशीन जो है, जो भी कंप्यूटर है, इक्विपमेंट है, यूज़ हो चुका है, वो कितना हो चुका है उसको हम माइनस करते हैं, उसको हम एक्यूमुलेटेड कहते हैं। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है, एक्यूमुलेटेड नहीं है। मतलब ये जो ओपनिंग इक्विपमेंट दिया गया था ये थोड़ा सा भी यूज़ नहीं हुआ है पिछले साल, मतलब 2007 में इसको परचेज किया गया होगा, या किसी भी साल में इसको परचेज किया होगा, लेकिन इसको यूज़ नहीं किया गया। 2008 में ये बिल्कुल जो है वो यूज़ जो है विदाउट यूज़ आया है, ठीक है। सो 3,75,000 का इक्विपमेंट ये था, 93,750 रुपीज़ का जो इक्विपमेंट ये था, दोनों इक्विपमेंट हो गए थे 4,68,750 रुपीज़ के, ठीक है। और पिछले साल जो है वो कोई एक्यूमुलेटेड नहीं था, सिर्फ इस साल जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखना है 93,750 रुपीज़ का, जस्ट यही यहाँ से लेस किया जाएगा, ठीक है। लेस कर देंगे अलाउंस 93,750 रुपीज़। बस यहाँ पे जो है सिर्फ ये कॉस्ट या सिर्फ ये कॉस्ट नहीं ले लिएगा, दोनों मिलाकर आएंगे कि भाई इक्विपमेंट टोटल ये था, टोटल का जो मतलब हमने डेप्रिसिएशन निकाला था वो 93,750 रुपीज़ था, हम उसको लेस करेंगे। अब इक्विपमेंट है 3,75,000, ठीक है, और यही हमारा जो है वो टोटल फिक्स एसेट्स है। सो इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके अलावा और कोई फिक्स एसेट हमारे पास नहीं है, सिर्फ यही हमारा फिक्स एसेट है। तो करंट एसेट हो गए टोटल ये, फिक्स एसेट जो है वो टोटल हो गए ये। अब हम आ जाते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड पे। लायबिलिटीज में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज की आप हेडिंग डालेंगे। करंट लायबिलिटीज में अगर देखा जाए तो रिसीव एंड पेमेंट साइड पर कोई लायबिलिटी नहीं दी गई थी, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस दी गई थी 24,750 रुपीज़। ये एक लायबिलिटी होती है कि हमने जो है वो मतलब जैसे प्रिंटिंग चार्जेस है तो प्रिंट वगैरह जो करवा लिया उसके पैसे नहीं दिए, वो हम अगले साल जाके देंगे। तो अगर किसी से हम काम करवा लें और उसके पैसे नहीं दें, ठीक है, तो वो एक लायबिलिटी हो जाती है हम पर, और वो आउटस्टैंडिंग के नाम से आ सकती है, एक्रूड के नाम से आ सकती है, अनपेड के नाम से आ सकती है, किसी भी नाम से आ सकती है। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग के नाम से आई थी इसलिए आपने लिख दिया आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग चार्जेस, या आप ये भी लिख सकते हैं प्रिंटिंग चार्जेस पेबल, आप लोग की मर्जी है। वो थी 24,750 रुपीज़। टोटल करंट लायबिलिटीज हमारी 24,750 रुपीज़ थी, ठीक है। एक लायबिलिटी होगी, एक ही लायबिलिटी को हम टोटल करंट लायबिलिटीज कह देंगे, ठीक है।
इसके अलावा करंट लायबिलिटीज़ हमारी नहीं थी, यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी नहीं थी। अब हम कौन सी हेडिंग डालेंगे, ऑनर सिक्योरिटी की। ऑनर सिक्योरिटी में सबसे पहले हम एक्यूमुलेटेड फंड लिखते हैं। एक्यूमुलेटेड फंड जो होता है ना, उसको ओपनिंग कैपिटल कह सकते हैं या एक्यूमुलेटेड फंड बिफोर एडजस्टमेंट, ये दो नाम मैंने आप लोग को बताए थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक्यूमुलेटेड फंड आपको कैलकुलेट करना होगा, मतलब जो भी ओपनिंग इनके पास एसेट्स होंगे, ओपनिंग इनके पास लायबिलिटीज होंगे, उनको आपस में माइनस करेंगे, हमें एक्यूमुलेटेड फंड पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं है ओपनिंग, सिर्फ हमें 31 दिसंबर की एक लायबिलिटी दी गई थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग इनके पास कोई लायबिलिटी नहीं थी, मतलब पिछले साल की प्रीवियस ईयर की कोई भी कर्जा जो है वो इस साल ये नहीं लेकर आए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पिछले साल का इनके पास कोई कर्जा नहीं है। इनके पास 1 जनवरी का सिर्फ कैश है एंड 1 जनवरी का सिर्फ इक्विपमेंट है। तो सिर्फ इनके पास क्या हुआ है, सिर्फ करंट एसेट है, मतलब करंट एसेट मतलब सिर्फ एसेट्स है। आपने यहाँ पे हेडिंग डाली कैलकुलेशन एक्यूमुलेटेड फंड। कैश है आपके पास 1 जनवरी का 1,35,000, इक्विपमेंट है 1 जनवरी 2008 का 3,75,000, लायबिलिटी नहीं है तो कोई माइनस भी नहीं होगा। टोटल आप एसेट को प्लस कर देंगे, यही आपका एक्यूमुलेटेड फंड कहलाएगा 5,10,000। ठीक है, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो एक्यूमुलेटेड फंड हमें पता लगता है। जब हमारे पास लायबिलिटीज नहीं हो, जस्ट एसेट्स हो, तो उनको हम प्लस कर देंगे, वही हमारा एक्यूमुलेटेड कहलाएगा। और एक्यूमुलेटेड फंड जो हम यहाँ लिखते हैं हमेशा बिफोर एडजस्टमेंट या उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने कैश और जस्ट इक्विपमेंट जो है वो 1 जनवरी का हमने पिक किया। हमने ये वाला इक्विपमेंट पिक नहीं किया क्योंकि ये 2008 का जो साल चल रहा था ना, मतलब साल के दौरान भी इन्होंने परचेज किया है, तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस नहीं हुआ। सिर्फ कैश एनी फिक्स एसेट हमने लिया है 1 जनवरी 2008 का, इसको आप ऐड कर लेंगे, आपके पास एक्यूमुलेटेड फंड आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड फंड को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। इसमें आप ऐड करते हैं सरप्लस, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमने सरप्लस जो कैलकुलेट किया था वो 5,44,500 का था। आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे 5,44,500। आप इन दोनों अमाउंट को प्लस करेंगे, टोटल ऑनर सिक्योरिटी आ जाएगी 10,54,500। इसको टोटल ऑनर सिक्योरिटी भी कहते हैं, इसको एक्यूमुलेटेड फंड जो है वो एंडिंग बैलेंस भी कहते हैं। इसलिए हम यहाँ पे ओपनिंग रखते हैं, उसमें हम सरप्लस ऐड कर देते हैं और फिर हमें एक्यूमुलेटेड फंड का एंडिंग बैलेंस पता चलता है, जिसको हम टोटल ऑनर सिक्योरिटी कहेंगे। अब अगर देखा जाए एसेट्स एंड एसेट साइड तो हमारी कंप्लीट हो गई थी। हमने टोटल करंट एसेट भी कैलकुलेट कर लिए थे, टोटल फिक्स एसेट भी कैलकुलेट कर लिए थे, फिर हमने टोटल करंट लायबिलिटीज भी कैलकुलेट कर ली थी, टोटल ऑनर सिक्योरिटी भी कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। 7,04,250 रुपीज़ में आप 3,75,000 ऐड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 10,79,250 रुपीज़। फिर टोटल करंट लायबिलिटीज जो थी वो 24,750 रुपीज़ ऐड करेंगे 10,54,500। टोटल इक्विटीज आ जाएंगी आपके पास 10,79,250 रुपीज़। दोनों साइड सेम है, इक्वल है, इट्स मीन कि बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बैलेंस शीट का बैलेंस हमेशा सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ये इस तरीके की कैलकुलेशन आप शो करेंगे। जैसे क्लोजिंग कैश नहीं था, हमने इसकी कैलकुलेशन करी, एक्यूमुलेटेड फंड नहीं था, हमने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन शो करी। इनकम एक्सपेंडिचर साइड पे हमें डेप्रिसिएशन नहीं पता था और उसकी एक लेंथी कैलकुलेशन करनी थी, सो हम इस तरीके से करेंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो था वो लास्ट क्वेश्चन था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई इश्यू हो, कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज़ ग्रुप पे शेयर करिएगा। एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट हो गया था। इसके 12 क्वेश्चंस थे जो कि कम्प्लीटली हो गए। अल्लाह हाफिज़।